मध्य प्रदेश के सीधी जिले की ये तस्वीर है इस बात की गवाह है कि प्रदेश में कोई भी घटना हो, इसको लेकर सरकार पूरी तरह सजग है। जाहिर है प्रदेश में चुनाव सर पर है, मुद्दा किसी भी तरह का हो उस पर राजनीति गर्मा ही जाएगी। लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया या सवाल उठने से पहले सरकार ने उन सारे दरवाजों को बंद कर दिया। सीएम शिवराज ने मामला गरमाते ही एक्शन के निर्देश दिए और 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तारी और बुलडोजर की कार्रवाई हो गई। उधर कांग्रेस ने आरोपी के बीजेपी नेता होने और आदिवासी पर अत्याचार के आरोप लगाए तो बीजेपी के दिग्गज नेता कहते हुए नजर आए कि अपराधी कोई भी हो, सरकार कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा नेता का पेशाब करना वीडियो देखकर रूह कांप जाता है। ये घटना आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। ये घटना टांटिया मामा और बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का अपमान है। ये घटना मध्य प्रदेश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। सीधी की घटना दुर्भाग्यजनक है। अमानवीय कृत्य करने वाले ऐसे किसी व्यक्ति को छुड़ा नहीं जाएगा। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, केवल कार्रवाई नहीं होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वो याद करेगा कि उसने जो कृत्य किया उसके खिलाफ किस प्रकार का, उसके खिलाफ कार्रवाई किस प्रकार की हुई है, जो याद आएगा उसे। बात चुनावी साल में हो रही है तो सरकार से लेकर विपक्ष तक की बातों का जिक्र है। पीएम मोदी के शहडोल दौरे के बाद आदिवासियों को साधने के मकसद से राहुल गांधी भी शहडोल दौरे पर आ रहे हैं। तो वहीं जबलपुर से शंखनाद के बाद प्रियंका गांधी ग्वालियर आने वाली हैं। खबरें ये भी हैं कि जबलपुर में मनचाही भीड़ न जुटने से कांग्रेस हाईकमान नाराज है, इसलिए ग्वालियर की सभा में भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं को टारगेट दे दिया गया है। वहीं प्रियंका के ग्वालियर दौरे से पहले जयवर्धन सिंह तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़ गए और जमकर धक्का मुक्की हुई। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। प्रियंका जी का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा ग्वालियर में 21 तारीख को, और हमने स्वयं देखा भी है कि जहां जहां प्रियंका जी की सभाएं हुई हैं वहां पे कांग्रेस को एक अलग ही परिणाम, बहुत अच्छा अद्भुत परिणाम मिला है। और जब वो ग्वालियर पधारेंगे 21 तारीख को तो मुझे पूरा विश्वास है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम उस दिन होगा। ये सब कुल मिला के सत्ता का झगड़ा है और ये कांग्रेस का चरित्र भी है। कांग्रेस में कभी अनुशासन नहीं रहा। कांग्रेस में पार्टियों की बैठकों में झगड़े होना, जूतम पैजार होना, मारपीट होना, फिर चाहे देश में दंगे कराने का मामला हो, चाहे जितने भी इस तरह के सारे काम हैं, कांग्रेस की ये संस्कृति है। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही हैं, क्योंकि चुनावी साल में हर एक मुद्दा चुनावी है। पार्टियां नहीं चाहती कि विपक्षी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाए। हालांकि हर मुद्दे पर सियासी सरगर्मी बढ़नी तय है। सवाल नंबर 1, क्या चुनाव से पहले हर घटना में सियासी फायदा ढूंढने की कोशिश हो रही है? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस आदिवासी के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है? सवाल नंबर 3, दोनों पार्टियां एक दूसरे को राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका देना नहीं चाहती। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सियासत सीधी टू ग्वालियर। हमारी पीढ़ी थोड़ी तो पुरानी है, ज़्यादा नहीं है सर, थोड़ी है सर, थोड़ी। मतलब जो यंगस्टर्स हैं और जो बुजुर्ग हैं उनके बीच में हम कहीं अटके हुए हैं। तो हमारी पीढ़ी ने वो गाना ज़रूर सुना है कि देख तेरे भगवान, इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। पंडित प्रदीप जी आपके, हमारे मध्य प्रदेश के। और जब जो सीधी की घटना हो उसको देखें तो फिर यही गीत याद आता है। और फिर देखें जो चुनावी जूतम पैजार होती है, जैसा ग्वालियर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ, तब भी यही गाना याद आता है। और इसी के साथ मन में ये बात भी आती है कि कहाँ गए वो लोग। लाल बहादुर शास्त्री 1965, देश में अपील, एक समय भोजन करिए, अन्न की चुनौती है। और आज भी ऐसे बुजुर्ग मिलते हैं जो कहते हैं नहीं, वो शास्त्री जी से वचन दिया था, उन्होंने कहा था तो हम कर रहे हैं। आज़ादी के दीवानों को देखें,
तो ऐसा लगता है कि आज अगर गांधी जी, नेहरू जी, मुखर्जी साहब, दीनदयाल उपाध्याय जी, तमाम ये जो महानुभाव थे जिन्होंने अपना अपना योगदान, सावरकर साहब, ये सब होते और राजनीति का ये मंज़र देखते कि कहीं लाठी स्टिक उठाकर एक दूसरे पे पिले पड़े हैं, तो कोई विक्षिप्त मनोरोगी ही कहेंगे उनको, सीधी वाले घटनाक्रम वाले जो जिनके घर बुलडोजर चला है। और बहुत अच्छा किया है शिवराज जी और बीजेपी सरकार ने जो इतना कठोर और बढ़िया एनएसए का फैसला लिया। लेकिन ये सब महानुभाव गांधी जी, नेहरू जी, सावरकर जी, ये सब होते तो क्या कहते 2023 की राजनीति को देख के। फिर हो गए शरद जी, आप आदर्श की दुनिया में चले गए। आइए व्यवहारिक दुनिया में, धरती पर उतरिए। कहाँ ऊपर आदर्श में घूम रहे हैं आप, नीचे आइए ना। हाँ, अब आइए नीचे। ये 2023 है सर, यहाँ सब कुछ होता है। पवार साहब को देखिए, भतीजे साहब ही चोट दे के आगे बढ़ गए। आप बड़ी बड़ी प्रेमचंद युग की बात कर रहे हैं। चलिए तो मुद्दे पे लौटते हैं। आज की राजनीति निर्मम है, ये राजनीति परेशान करती है, ये राजनीति चुभती है, ये राजनीति, लेकिन राजनीति है सर। आज इसी पे बात करेंगे कि दोनों दल जीरो एरर नीति पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी वाले मसले पे कठोर फैसला, और इधर कांग्रेस वाला जो फैसला है, तो कांग्रेस में थोड़ा माना जाता है कि चलता है, जो आजमाइश है देख लिया जाएगा। बराबर आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं जगदीश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं प्रतिष्ठित समाचार पत्र के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर। रामू टेकाम जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आदिवासी कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत करता हूँ। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूँ। जगदीश जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर आगे बढ़ते हैं। सीधी से एक बड़ा संदेश बीजेपी ने दिया है कि किसी को बख्शेंगे नहीं, भले ही उसकी कथित संलिप्तता, उसकी रिलेशनशिप बीजेपी से है नहीं है, लेकिन हमने जो फैसला कर लिया सो कर लिया। दूसरी तरफ ग्वालियर की घटना कांग्रेस को भी सतर्क करती है कि भैया आगे मत करना ये सब, नहीं दिक्कत में आ जाओगे। किस तरह देखते हैं आप दोनों मामलों को? जी शरद जी, पहली चीज तो ये कि जो सीधी में जो कुछ भी हुआ जी, वो राजनीतिक दृष्टि से आप उसे कुछ भी देख लें। देखो, ये बीजेपी कुछ भी कहा, ये तो तय है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, वो विधायक प्रतिनिधि था, ये सारी चीजें दस्तावेजों में हैं। लेकिन सवाल इसका भी है कि और कहीं ना कहीं सत्ता का नशा कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम कर रहा था, क्योंकि जो हमको, लेकिन तारीफ करना होगी मुख्यमंत्री जी की इस मामले में कि, और ये पहली बार नहीं उन्होंने किया है, ये वो हमेशा करते हैं कि अपराधी कोई भी हो, मतलब उन्होंने एक रत्ती संकोच नहीं किया। उनका पूरा फैसला ये बताता है कि उन्होंने उसको बीजेपी कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की, एनएसए लगाई और एक भी मौका नहीं दिया, क्योंकि घटना किसी के बस में नहीं होती। लेकिन तारीफ इस बात की होती है कि घटना के बाद जिस तरह से कार्रवाई की गई, निश्चित रूप से वो शरद जी प्रशंसा योग्य है। इस पर राजनीति होना अपनी जगह सही है, क्योंकि जब आप एक राजनीतिक दल का वो कार्यकर्ता है तो दूसरा राजनीतिक दल उस पर राजनीति ही करेगा, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन शरद जी, इन सबसे हट के एक सवाल मैं और आप जो आप कर रहे थे उसको लेके मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ कई बार कि क्या ये मानवीय मूल्य कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि जिस लड़के ने किया वो युवा है, 28-30 साल का लड़का है। क्या हम किस तरह के संस्कार अपनी पीढ़ी को दे रहे हैं, या किस तरह का जमाना है जिससे ये बच्चे सीख के इस तरह के काम कर रहे हैं? हमने शायद हम आपने कल्पना नहीं की होगी कि हम किसी के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। ये भी समाज के लिए एक सोचने वाला विषय है कि युवा किस तरफ जा रहा है। इसको लेके भी चाहे राजनीतिक दल हो चाहे सामाजिक संगठन हो, उनको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, और इस विषय में कोई ना कोई सामाजिक संदेश देना पड़ेगा। एक लेकिन कांग्रेस के बारे में जरूर मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में जो हुआ उस पर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ना तो अप्रत्याशित है, ये होता रहता है, कांग्रेस के कल्चर में शामिल है। और जब जब लोगों को लगता है कि ये सत्ता के करीब आ रहे हैं, तब ये इस तरह से झगड़ने लगते हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये तो फिर वही है जो पहले थे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और एक चीज़ मैं भी कन्फेस करूंगा कि जो सीधी की घटना है उसने पूरे हम सब शर्मसार हैं उससे। आप दर्शकों के मन में सवाल होगा दिखाते क्यों हो आप, बिल्कुल सही है। जब वो विजुअल स्क्रीन पे आता है, मैं खुद शर्म से सर झुका के दाएं बाएं कोई जगह ढूंढता हूं। आप कह सकते हैं नहीं दिखाना चाहिए, तो ये उलझन होती है कि सब तरफ दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है मैं लकीर का फकीरी हूं, लकीर से अलग हट नहीं सकता। ये बिल्कुल मान रहा हूं साहब, इसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन शर्म से सर झुकता है और झुकता रहेगा कि इस दौर में है हम
इस दौर में राजनीति, इस दौर में पत्रकारिता है जहां हमें ये कवर करना पड़ता है जो हमने देखा। टेकाम साहब, आप क्या कहेंगे? और मुझे लगता है कि गिरेबान में हम सबको झांकना चाहिए। जब हम एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। दूसरे की शर्ट से हमारी शर्ट सफ़ेद है, ये शाश्वत सत्य हम मान के चलते हैं, लेकिन है नहीं। जी, आप क्या कहेंगे? ये घटना की मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूं, और जिस प्रकार से ये घटना हमारे सामने आई, तो वो भी कब आई? जब वो वीडियो शेयर हुआ। अगर वो वीडियो शेयर नहीं होता तो शायद वो हमारे संज्ञान में भी नहीं आता, लेकिन जब वो संज्ञान में आया तो आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी मुझे याद आए। यदि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं बनाते तो आज का वही वर्ण व्यवस्था वाली चीज होती। आज भी जिस प्रकार दलितों को, आदिवासियों को हर चीज से वंचित किया जाता, आज बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाने के बाद में आज उनकी आत्मा भी रो रही होगी कि जिस संविधान को मैंने बना करके दलित आदिवासियों को मैंने इस मानव समाज में बराबर का दर्जा देने का काम किया, लेकिन आज फिर से वही चीजें सामने आ रही, और वो भी वो लोग जो संस्कारों की दुहाई देते हैं, जो राम राज्य की बात करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और आज हम आदिवासियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग पेशाब कर रहे हैं। आज पूरा समूचा मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत देश देख रहा है कि आज हम कैसे भारत में और कैसे मध्य प्रदेश में निवास कर रहे हैं, जहां पे आज हमें ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जो वहां के बीजेपी के विधायक, उन्होंने तो सिरे से ही नकार दिया था कि मैं उसे पहचानता नहीं हूँ, वो मेरा प्रतिनिधि नहीं है। जब रिकॉर्ड निकल के सामने आने लगे, फिर वो लोग बोलने लगे कि हाँ, अब अपराधी कोई भी हो उसे तो सजा मिलनी चाहिए। और चलिए, ये सबसे बड़ी बात, एक सेकंड में कहना चाहूंगा, जब वीडियो वायरल हो गया, कब हो गया? उसमें दिखाया जा रहा है कि वो हमारे आदिवासी भाई पे पेशाब कर रहा है। उसके बाद भी एक शपथ पत्र जारी कराया जाता है कि ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई। उसे पूरा झुठलाने का प्रयास शिवराज सरकार के लोगों द्वारा किया जाता है। ये मैं मतलब किन शब्दों में मैं बयां करूं कि आज आदिवासी शिवराज सरकार में सुरक्षित नहीं है। टेकाम साहब, ये तो एक राजनीतिक वक्तव्य है, क्षमा कीजिएगा, ये जघन्य घटना है, लेकिन जैसे आतंक को धर्म से जोड़ने की कोशिश होती है, अपराध की हर घटना को अगर राजनीतिक दलों से जोड़ दिया जाए तो कितनी लंबी फहरिस्त होगी। कितने अपराध हैं जो अनेक राजनीतिक दलों से जुड़े हैं। कोई मगरमच्छ को टुकड़े करके खिला देता है, कोई कुछ कर देता है, लेकिन क्या इसके लिए संबंधित पार्टी के माथे ठीक है? हाँ, अगर वो पार्टी सब जानने के बाद भी उस व्यक्ति को, जो अपराधी है, आरोपी है, उसको प्रश्रय दे रही है, संरक्षण दे रही है, उसको बचा रही है, तो आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि ये राजनीतिक संरक्षण में घटा अपराध है। और ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं कि जब राजनीतिक दलों की तरफ से देखा गया कि संरक्षण दिया गया है, लेकिन हर घटना को राजनीतिक दलों के माथे पर कालिख की तरह मलने की परंपरा, ये अगर आप ही लोग शुरू करके बढ़ाते चले जाएंगे सिर्फ इसलिए कि चुनाव पास है, और आप ही को मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी होती आपकी जगह तो उसका स्वर भी यही होता। खैर, सिसोदिया साहब, आपकी एक छोटी टिप्पणी। देखिए, ये घटना जो है, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। ये आपराधिक जगत की, आपराधिक मानसिकता की या शैतानियत की पराकाष्ठा है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, मेरी पार्टी निंदा करती है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आपने भी बाइट के रूप में सुनाया था, उन्होंने भी निंदा करी, और शिवराज सिंह चौहान जी का स्टैंड तो सामने है, वो तो ऑन पेपर है। पुलिस थाना बिहारी जिला सीधी में अपराध क्रमांक 329/23 में जहां विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ, वहीं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम की भी विभिन्न धाराएं लगी है। MSA लगने का काम हुआ है, और उसके साथ साथ में उसका भूत जो भी रहा हो, शुक्ला का जो अपराधी है प्रवेश शुक्ला, पर उसका वर्तमान और उसका भविष्य इस घटना के बाद में इस सरकार ने सजा के रूप में बिगाड़ने का काम कर दिया। उसे कड़ा दंड देने का काम किया है, चाहे उसका भवन नेस्तनाबूद करने की बात हो, चाहे उसे NSA के अंतर्गत 1 साल तक तो उसकी जमानत नहीं होना है, जेल रहना है उसको। और एट्रोसिटी एक्ट के तहत अत्याचार, हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कायमी हुई है, जिसके तहत भी उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। फास्ट ट्रैक में, स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चलेगा, इमीडिएट चालान होगा, न्याय मिलेगा, पीड़ित को न्याय मिलेगा, और पीड़ित को न्याय मिले यही मंशा है
इसी मंशा से सरकार काम कर रही है, एक बात। दूसरी बात, ये जो घटना हुई है, ये किसी राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय ये जो शैतानियत की इंतहा है, जिस प्रकार से शैतानी का जो दिमाग है, शैतानियत का दिमाग है, कल्पना नहीं कर सकते हम कि कोई इस प्रकार की घटना कर सकता है, सोच नहीं सकते, परंतु हुई है, देखिए आपने, हमने। और इस वर्तमान परिदृश्य में देखिए, चुनाव का वर्ष है तो ये विषय और गर्माहट में आने का काम हुआ है जी। परंतु अगर चुनाव का वर्ष नहीं होता तो भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही कार्रवाई करती जो आज की है। हमने किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया है, हमने किसी प्रकार से किसी चश्मे से उस आरोपी को नहीं देखा है। जी, एक क्विक राउंड की लेकर मैं फिर लौटूंगा। मनोज, राजनेताओं को अब सावधान भी हो जाना चाहिए। कौन फोटो खिंचा रहा है, सेल्फी ले रहा है, कौन पास में आके कैसा खड़ा है, इसकी स्क्रूटनी, खासतौर से जो संवैधानिक पदों पर पहुंच गए राजनेता हैं, ये बिल्कुल सही बात है, आप नहीं कर सकते। ये कौन है भैया, किसको विधायक प्रतिनिधि बनाने की बात है, कौन हमारे नाम पर जाकर वहाँ लोगों से कहता है विधायक जी तक समस्या पहुँचाइए। आपको लेकिन एक स्क्रूटनी तो करनी पड़ेगी। आप अगर ये नहीं करेंगे तो उलझेंगे भी। और राजनेताओं की मुश्किल ये है कि अगर फाइल पर जो ऊपर से आई है, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आई है, या कई बार कुछ इस तरह की वर्डिंग है, वहाँ साइन कर दें तो उलझें, और यहाँ कोई आदमी गड़बड़ हो तो उलझें। सावधानी का समय। एक छोटी टिप्पणी आपकी। बिल्कुल, देखिए, राजनीति की डगर जितनी आसान दिखती है उतनी तो होती नहीं, और खासकर सभी नेताओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कई बार नेता भी शरद जी गलती कर बैठते हैं और ऐसे लोगों को मौका दे देते हैं, वो बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। ये पहला उदाहरण नहीं है, लेकिन इस तरह का जो घटनाक्रम हुआ है वो निश्चित रूप से बेहद उसकी जितनी भत्सना की जाए वही है, और वो दिखाई भी दे रहा है। अब जरूर दोनों तरफ से एक घटनाक्रम और आज नरवर की शिवपुरी से आया, जिस पर आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया है, जिसमें 2 युवाओं को जूते पहनकर लाया जाता है, और आरोप तो ये भी है कि उनको मैला खिला दिया गया। तो ये आखिर कहाँ जा रही है राजनीति, किस तरफ जा रही है, वो कौन लोग हैं, उनको लेकर सवाल उठाए गए। तो बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की, लेकिन चुनावी वर्ष है तो अब बात जनजाति की चल पड़ी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोगों की अपनी सदस्यीय एक कमेटी बना दी, वो भी इस मामले की जांच करेगी। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे मोबाइल में एक पत्र आ गया है कि कांग्रेस ने भी 5 सदस्यीय कमेटी बना दी जो सीधी जाकर जांच करेगी। तो ये बता रहा है कि जनजाति की राजनीति चाहे बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से बड़ी तेजी से दोनों जो जांच करेंगी मनोज, वो अपनी जगह है, लेकिन समाज की इस विकृति को रोकने का काम कौन करेगा। टेकाम साहब कह रहे थे, अपनी बात उन्होंने रखी मजबूती से, सिसोदिया जी ने अपनी बात मजबूती से रखी, लेकिन ये कौन लोग हैं जो कुत्ते को 5वीं मंजिल से नीचे फेंक देते हैं? ये कौन लोग हैं जो गाड़ी में मरते हुए लोगों के लिए एम्बुलेंस नहीं बुलाते हैं, पहले मोबाइल उठाते हैं और वीडियो बनाते हैं, कहते हैं इससे रील्स पे लाइक्स आएंगे, हजारों की संख्या में पैसा भी देता है अब तो सोशल मीडिया। ये कौन लोग हैं साहब, जो अब किसी ऐसी घटना को देखकर रोते नहीं हैं, हंसते हुए खड़े रहते हैं? वहीं डीजल का टैंक फट जाता है तो घर से ले आते हैं बर्तन और डीजल भरने में जुट जाते हैं। हाल ही में एक बस की घटना हुई शरद जी, उसमें जो व्यक्ति बचा उसने यही कहा कि मुझे लोग देखते रहे, और 14 लोग उसमें जल जाते हैं। महाराष्ट्र की जो घटना थी। बिल्कुल जगदीश जी, बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या ये राजनेताओं की जिम्मेदारी नहीं, समाज के भी नेता हैं वो, उनको ऐसा उदाहरण भी प्रस्तुत करना है अपने आचरण से, अपनी वाणी से। जैसा अभी बहुत अच्छा उदाहरण हमने देखा कि एक नेताजी ग्वालियर चंबल के बोल गए कुछ, तो कमलनाथ जी ने किनारे कर लिया, बोला हम इस भाषा शैली का समर्थन नहीं करते। और यही बात नरोत्तम जी ने भी कही। अच्छा लगा कि दोनों पार्टियों से बड़े मन की बात हुई। आखिर हमारे राजनेता किसी भी दल के हों, उनका एक सामाजिक चरित्र बहुत ऊंचा होना चाहिए, जैसा दीनदयाल जी का है, लाल बहादुर शास्त्री का है, नेहरू जी का है, गांधी जी का है। जी, सबसे पहली बात तो शरद जी, एक बात से मैं जो है सबसे बड़ा सवाल वही है कि जो सामाजिक मूल्यों में गिरावट आ रही है, जो सामाजिक मूल्य गिर रहे हैं, लोगों में संवेदनहीनता जो पैदा हो रही है, एक तो वो समाज में सोचने के लिए विषय है। निश्चित रूप से राजनेता, चूंकि हमेशा से एक बात आती है कि राजनेता जो होते हैं वो जनप्रतिनिधि समाज के कलश माने जाते हैं। जब कलश में चमक बरकरार होगी तभी लोग उसको देखेंगे और उसका लोग अनुपालन भी करते हैं। लेकिन एक चीज और शरद जी, इसमें जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि कौन, जैसे अभी आपने कहा विधायक प्रतिनिधि, मैं एक बात तो मानता हूं कि राजनेताओं के साथ सेल्फी लेने से, फोटो खिंचवाने से
इससे किसी को नहीं रोका जा सकता और ना ये किसी चीज का प्रमाण और आधार बनते हैं। एक चीज, चूंकि राजनेता जनता के बीच जाएगा, कोई भी फोटो खिंचाएगा और वो उसे चूंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है इसलिए वो मना नहीं करेगा। लेकिन एक जिम्मेवारी तो विधायकों की बनती है कि विधायक प्रतिनिधि 2000 और 200 नहीं होते शरद जी, विधायक प्रतिनिधि गिनती के होते हैं। अरे भाई, विधायक प्रतिनिधि तो तुम देख समझ के रख सकते हो। जो आदमी, जिस विधायक के विधायक प्रतिनिधि की बात होने आ रही है, उस आदमी की गांव में क्या इमेज थी? उस आदमी पे आज पुलिस बता रही है कि पहले से भी अपराध पंजीबद्ध थे। आखिर आपने विधायक प्रतिनिधि बनाने के समय आपको जरूरत, और शरद जी ये क्यों? क्योंकि बातें आप सुचिता की और बड़ी बड़ी कर लो, क्योंकि आपको जरूरत ऐसे आदमी की है जो दमदार हो, जो प्रभाव और दबाव दोनों की राजनीति कर सके। इसलिए प्रवेश जैसे लोगों का, राजनीति में प्रवेश जैसे लोग फल फूल रहे हैं और कम उम्र में इनका दबदबा बढ़ रहा है। राजनेताओं को चाहिए कि ऐसे लोगों से दूर रहें। हालांकि कड़वी सच्चाई ये है कि बातें साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, वो नहीं रह पाएंगे। आप मुझे ये बताइए, आप एक युवा राजनेता हैं, आपको भी ये कई बार हमें भी लगता है, माफ कीजिएगा, चौथा स्तंभ भी, उस पर भी कई बार सवाल उठते हैं। मैं सिर्फ बात ये नहीं करूंगा, कई बार लोग हमसे भी पूछते हैं कि आप कहाँ तक सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। ये सवाल आपसे और अधिक पूछा जाता है कि कितने सच्चे हैं आप लोग, क्या आप बिल्कुल जनता के लिए जान देने के लिए तैयार हैं? आखिर इन सवालों का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको राजनीतिक संबद्धता आपकी है कांग्रेस की, सिसोदिया जी की बीजेपी की, लेकिन थोड़ा तो ऊपर भी उठना पड़ेगा सर, नहीं तो समाज कहां जाएगा? जी टेकाम साहब। द्विवेदी जी, मैं कहना चाहता हूं, आज हम पूरे मध्य प्रदेश में यदि शिवराज सिंह चौहान जी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अगर दिखा ले तो आदिवासियों पे जितने अत्याचार के मामले हुए, लगभग 30,400 मामले से हटेंगे नहीं पीछे। चलिए, वो आपका अधिकार है, वो आपका अधिकार है। मैं कुछ सामाजिक टिप्पणी सुनना चाह रहा था। जी, आज हम आदिवासियों का अत्याचार हो रहा है तो ये आपको सुनना पड़ेगा और हमारी बात हम तो सुनेंगे ही सर, हम आपकी भी सुनते हैं, बीजेपी की भी सुनते हैं सर। आज नेमावर की घटना आप उठा लीजिए, नेमावर में हमारे आदिवासी पीड़ित परिवार को 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, लेकिन आज भी हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। हम चले जाओ खरगोन में, खरगोन के दिस्ता थाने में उसको केवल चोरी के शक में लाया जाता है एक आदिवासी को, और पुलिस द्वारा इससे उसको प्रताड़ित किया जाता है कि उसके थाने में मौत हो जाती है। और एक 151 की धारा में हमारे भैंसरी थाने में एक उस आदिवासी भाई को बंद किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि एसडीएम मैडम के सामने पेश करने से पहले जी बहुत कम वक्त है मेरे पास, आपके पास 40 मिनट है। टेकाम साहब, धारा प्रवाह भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से उनका कहना है कि सारे समाज विरोधी तत्वों का जमावड़ा है, उनका गंभीर आरोप है। अब जवाब दे दीजिए आप। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो ये अनुसूचित जाति जनजाति के गौरव को भी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने उनका वो बलिदान जो आजादी के पहले से भी और देश को लेकर, राष्ट्र को लेकर जो रहा, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, उनके गौरव को आगे बढ़ाने का काम किया। जहां हम एक तरफ सबके साथ और सबके विश्वास की बात करते हैं, तो हमने समाज के सब वर्गों के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है। उसके बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का जो कल्पना है, परिकल्पना, वो इन्हीं लोगों के लिए है जो समाज में शोषित है, वंचित है, जो आज भी समाज की मुख्य धारा में आने के लिए सरकार की योजनाओं के माध्यम से सहारे की आवश्यकता ढूंढ रहे हैं। उन लोगों को चलिए सहारा देकर समाज की मुख्य धारा में लाने का काम, क्योंकि वक्त हो चला है। कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है कि अगर हम सब खराब सब खराब सब खराब सब खराब कहने लगेंगे, मीडिया खराब, राजनीतिक दल खराब, सारे लोग खराब, तो हम कहाँ जाएंगे साहब? हम किस दुनिया में खड़े होंगे? और हम सब खराब सब खराब सब खराब सब खराब, तो फिर लोगों का भरोसा किस पर होगा? वो यही मानेंगे ये जैकेट वाला भी खराब, उधर बैठे सफेद कुर्ते वाले भी खराब, उधर जो पत्रकार बैठे वो भी खराब। थोड़ा तो उजलापन देखना होगा साहब, और इस निराशा में भी मत डूब जाइए कि ये सब कुछ खराब हो रहा है साहब इस मुल्क में, और ये फला पार्टी तो इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है तो जनता तय करेगी। जनता ने इस महान लोकतंत्र को आज़ादी के बाद 70 सालों से ज़्यादा इस मशाल को थाम के रखा है, और इस जनता पर भरोसा करिए वो आगे भी रखेगी। उसे कितना भी कोई आप दावा करिए, आरोप लगाइए कि बरगलाया जा रहा है,
भड़काया जा रहा है, लेकिन जनता ने हमेशा संयम के साथ सच का साथ दिया है, आगे भी देगी। लेकिन हम सबको भी अपने महान लोकतंत्र पर, इसकी व्यवस्थाओं को न सिर्फ बचा कर रखना है बल्कि आगे बढ़ाना है गरिमा से, जैसा हमारे पूर्वजों ने बढ़ाया। नमस्कार।